आइए देख लेते हैं अभी तक की ब्रेकिंग न्यूज क्या है। क्या न्यूज है जो ब्रेक हुई है अभी तक। गोरखपुर सीट से बीजेपी आगे है। उपेंद्र शुक्ल यहां से उम्मीदवार है। वो 6500 वोटों से आगे है। ये सीट योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सांसद से सीधे बना दिए गए थे मुख्यमंत्री। फूलपुर सीट से समाजवादी पार्टी 2479 वोटों से आगे है। और बिहार की अररिया सीट से बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन आगे है। बिहार की भभुआ सीट पर बीजेपी आगे है। वहीं जहानाबाद सीट पर अभी तक आरजेडी आगे चल रही थी। यही खबर हमारे पास है। गोरखपुर में 6500 वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे है। उपेंद्र शुक्ल जो योगी के धुर विरोधी माने जाते हैं, अगर गोरखपुर की राजनीति की बात की जाए, विवेक, इनको हाईकमान ने कैसे टिकट दे दिया? इनको देखिए बड़ा इसको लेके कंफ्यूजन रहा और बहुत दिक्कत हुई इन लोगों को अपना कैंडिडेट चूज करने में। कभी कोई नाम आ रहा था, कभी कोई नाम आ रहा था। एक चुनाव ऐसा भी हुआ था जिसमें कि इन्होंने योगी कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उपेंद्र शुक्ल ने, और ये योगी को फूटी आंख भी नहीं सुहाते हैं। लेकिन कहां से फैसला हुआ, किस तरह से फैसला हुआ कि इनको टिकट दिया गया, और उसके बाद अब ये योगी कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ा था उपेंद्र शुक्ल ने, और ये योगी को फूटी आंख भी नहीं सुहाते हैं। लेकिन कहां से फैसला हुआ, किस तरह से फैसला हुआ कि इनको टिकट दिया गया, और उसके बाद अब ये थोड़े 6,500-7,000 वोट से आगे चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी में इस बार पहली बार एक चीज दिखाई दी यूपी में कि दोनों टिकटों को लेके, केवल गोरखपुर नहीं, दूसरी सीट पे भी टिकट को लेकर कंफ्यूजन था। कौशलेंद्र पटेल जिनको टिकट बीजेपी ने दिया वो आउटसाइडर कहे जाते हैं, दीपक, और ये वाराणसी और मिर्जापुर की तरफ काम करते हैं और मेयर भी रह चुके हैं और इनका कार्यक्षेत्र एकदम अलग है। जो दूसरा चुनाव ये हो रहा है, इसके लिए कहा गया है कि ये आउटसाइडर ये वर्सेस लोकल का चुनाव है। उसका भी खामियाजा बीजेपी को इस समय भुगतना पड़ रहा है, यही दिख रहा है अभी हमें। सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। जफर भाई, ये जानना चाहता हूं आपसे कि फूलपुर में ऐसा क्या हो गया कि कौशलेंद्र पटेल को टिकट दिया? कौशलेंद्र पटेल बाहरी बताए जाते हैं, जैसा कि विवेक ने वहां के लिए कहा। ऐसा निर्णय क्यों लिया कि एक बाहरी व्यक्ति को फूलपुर से टिकट दिया गया? नहीं दीपक जी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये शुरुआती रुझान को बिल्कुल इसको बेस बना के इस तरह की अटकलें नहीं लगानी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमें पूरा विश्वास वहां की जनता का है, हमारी पार्टी को है, हमारे प्रत्याशी को है, और हम इस शुरुआती रुझान को इग्नोर करते हैं। आगे देखते हैं, जैसे जैसे राउंड के बढ़ता रहेगा वैसे वैसे फिर से हम लीड हासिल करेंगे, जैसे शुरू में लीड हासिल कर रहे थे। तो मैं इस बात का पूरे मुझे विश्वास है कि वहां की जनता ने हमारे विकास को देखा, हमारे कार्यशाली को देखा, और उनका जिस तरह से देश की जनता हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है, वो इस प्रत्याशी को भी है, और हम जीतेंगे भी। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप जीतेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी क्या सोचती है फूलपुर के बारे में? क्या फूलपुर में आपकी लॉटरी लगेगी, संजीव सिंह जी? दीपक जी, मैं संजीव मिश्रा हूं। संजीव मिश्रा जी, बहुत साफ सी बात है, फूलपुर का रिजल्ट पूरा आ जाने दीजिए। जिस तरीके से गोरखपुर में ये मतगणना स्थल से समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों को हटा रहे हैं, और उसके बाद अगर मतगणना कराई जा रही है, तो आपका बड़ा चैनल है। मैं तो गोरखपुर के प्रशासन से कहूंगा कि इस तरीके का काम न करें। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों को भी अंदर रहने दें जहां मतगणना हो रही है। और फूलपुर तो बहुत साफ सी है दीपक जी, अब कुछ कहने के लिए रह नहीं गया। बड़े अंतर से हम जीतेंगे, और ये तो उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र है और दूसरा मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। ये तो तय कर ले भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कि अगर जहां पर भी चुनाव हारेंगे वहां के कम से कम जो उप मुख्यमंत्री के सीट से अगर हारे तो उप मुख्यमंत्री को अब कम से कम इस्तीफा देना चाहिए। बताइए जफर इस्लाम जी, ऐसा होगा क्या? देखिए, ये अभी जो है ना ख्याली पुलाव बना रहे हैं। हकीकत तो ये है कि जहां किसी भी इलेक्शन में 4-5 लाख वोटिंग होती है, उसमें अगर कोई प्रत्याशी 2-3 हजार वोटों से अगर आगे है अभी, तो उसको सिर्फ शुरुआती रुझान और 3 राउंड का भी हुआ है काउंटिंग,
तो मुझे नहीं लगता कि इनको इतना एक्साइटमेंट दिखाना चाहिए। और कई बार इतिहास इसके लिए यही तो गोरखपुर में भी आप शुरुआती रुझान जो होते हैं और इस तरह के छोटे मार्जिन पे कुछ लोग एक्साइटमेंट दिखाते हैं, बाद में उनको नहीं तो मैं कहा भी, मैंने तो कुछ नहीं बोला है। मैंने ये कहा है कि अभी शुरुआती रुझान है, धीरे धीरे मुझे पूरा ये भरोसा है कि प्रदेश की जनता का विश्वास हमें प्राप्त है और हम जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे आपको खुद देखेगा। अभी मैं 12,000 14,000 वोट से आगे हैं गोरखपुर में, तो मैंने उसकी कोई भी बात नहीं की, इसलिए कि शुरुआती रुझान है। देखिए संजीव जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए, इसी वक्त अपना रिजल्ट मत डिक्लेयर कर दीजिए और इस तरह की अटकलें लगाना बंद कीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर जहां आप हारते हैं तो वहां ईवीएम को दोष देते हैं, जहां जीतते हैं वहां पुलाव आप भी बंद करिए, लीडरशिप को आ जाने दीजिए। अरे दोनों बताइए, दिक्कत क्या है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये लोगों का मतदाताओं का भरोसा जिस पार्टी में होगा उन्होंने उस पार्टी को वोट दिया होगा। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो क्या फूलपुर में मतदाताओं का भरोसा भारतीय जनता पार्टी से उठ गया है? कर रहे हैं, आप भी इंतजार करिए, लेकिन इस्तीफे लिखवा लीजिए। दीपक जी, नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं दीपक जी, इसलिए कि बिल्कुल शुरुआती रुझान है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे 2000 की लीड जो है बढ़ती चलती रहती है। मौर्य साहब की लोकसभा सीट जो है वो इस लोकसभा सीट के बाहर है, इसलिए उनकी लोकप्रियता, उनकी पद से इसको आप तुलना नहीं कर पाएंगे। जब KR नारायणन साहब को कांग्रेस ने देश का राष्ट्रपति बनाया था तो उनकी लोकसभा सीट का जब बाई इलेक्शन हुआ तो वहां कांग्रेस हार गई। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बिहार की तीनों सीटों पर एनडीए आ गए। आपको कोई आश्चर्य है अनुज जी? इसका मतलब ये है कि नीतीश और बीजेपी के एक साथ आने को वहां की जनता ने स्वीकार कर लिया है। देखिए, अररिया को लेके मुझे थोड़ा सा आश्चर्य है, क्योंकि जितनी मेरी वहां के लोगों से बात हुई, तमाम चीजें जो देखी गई, उसमें था कि आरजेडी की जो रैलीज हो रही थी उसमें क्राउड बहुत जबरदस्त आ रहा था। अब वो वोट में तब्दील क्यों नहीं हो पाया ये बाद में देखने वाली चीज होगी, लेकिन अररिया में लग यही रहा था कि आरजेडी जीतेगी। आरजेडी जीतेगी, आपको ये लग रहा था। एनडीए को जो सफलता मिल रही है बिहार में शुरुआती रुझानों में, मैं फिर साफ कर दूं जफर भाई की, शुरुआती रुझानों में क्या आप उससे उत्साहित हैं? क्या नीतीश और बीजेपी के गठबंधन को लोगों ने स्वीकार कर लिया? देखिए, नीतीश जी की वहां छवि बहुत स्ट्रांग है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पिछले 4 सालों में देखे जिसका जो है जनाधार बढ़ा है, जिसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, जिसके लीडर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, लोगों का विश्वास बढ़ा है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने वो विश्वास जो एक पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए था वो जितने में कामयाब रही है, लोगों का विश्वास। तो मुझे लगता है कि दोनों गठबंधन, जो चीफ मिनिस्टर की जो छवि है, भारतीय जनता पार्टी की जो इतनी अच्छी पोजीशन है, दोनों मिलकर वहां की जनता का बिल्कुल विश्वास रहेगा और हम वहां जीतेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। संजय, बीजेपी दफ्तर में कोई हलचल? लगता है संजय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। गोरखपुर सीट से बीजेपी आगे है, यह 10:07 की ब्रेकिंग न्यूज है। 6500 वोटों से बीजेपी आगे है, 6500 वोटों से। बीजेपी के उम्मीदवार वहां पे उपेंद्र शुक्ल हैं। फूलपुर से समाजवादी पार्टी अभी भी आगे चल रही है। फूलपुर से समाजवादी पार्टी 2479 वोटों से आगे चल रही है। वहीं बिहार की अररिया सीट से और जहानाबाद और भभुआ की विधानसभा सीटों से जेडीयू और बीजेपी आगे है, यानी एनडीए आगे है। सीधे हम चलते हैं हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी के पास। अरविंद, ऐसी क्या मजबूरी थी भारतीय जनता पार्टी की कि गोरखपुर में अपने ही विरोधी का टिकट नहीं कटवा पाए योगी आदित्यनाथ? देखो यार, एक बार मुझे लगता है कि अरविंद से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। सीधे अनुज जी के पास चलते हैं। अनुज जी, आप नहीं कुछ कहना चाह रहे हैं? अरविंद बताइए। दीपक जी, मैं देखिए 2 महत्वपूर्ण बातें आपने पूछी थी। एक आपने ये पूछा था कि आखिर उपेंद्र दत्त शुक्ला को टिकट कैसे मिला। यहाँ पे मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि संगठन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी दीपक जी।
लगातार योगी आदित्यनाथ के विरोध के बाद भी उपेंद्र दत्त शुक्ला को टिकट दिया गया। तो पार्टी ये बताना चाहती थी कि संगठन के बिना कोई काम नहीं होगा, ये सबसे बड़ा संदेश देना था उत्तर प्रदेश में। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको कौशलेंद्र सिंह पटेल के बारे में बताना चाहता हूं कि कौशलेंद्र सिंह पटेल जो है वो मिर्जापुर से आते हैं। उसके अलावा ओम प्रकाश सिंह के कभी बहुत बेहद खास हुआ करते थे, बनारस के मेयर बने, वहीं से सारी राजनीति की। लेकिन यहां पे जो हमारे पास जो अंदर की जानकारी है वो ये था कि कौशलेंद्र सिंह पटेल को फूलपुर इसलिए ले जाया गया क्योंकि बाद में उनको शिफ्ट किया जा सके। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कोई भी बड़ा नेता कभी ये नहीं चाहता है कि उसकी जो सीट है, उसकी जो परंपरागत सीट है, वहां पर कोई बाहरी व्यक्ति आके वहां से राजनीति शुरू कर दे। इसके पीछे बड़ा कारण बताया जा रहा था क्योंकि कौशलेंद्र सिंह पटेल मिर्जापुर से आते हैं, जो कि पटेलों के बाहुल्य का क्षेत्र है। राजनीति उन्होंने बनारस में की, तो बाद में अगर कभी कुछ अपना दल के साथ खटपट होता, कोई बात बनती बिगड़ती, तो कौशलेंद्र सिंह पटेल को मिर्जापुर शिफ्ट किया जा सकता था। एक ये बड़ा ऑप्शन खुला हुआ था। और फिलहाल फूलपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां का समीकरण बेहतर है। उनको लग रहा था कि पटेलों की संख्या बहुत अच्छी है, बूथ का हमारा बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, ऐसे में हम चुनाव जीत लेंगे। और दीपक जी, एक बात और मैं आपको बता दूं कि हमने एक बड़े नेता से बात की। उनका यह कहना है कि अगर आप फूलपुर के रिजल्ट को देखें तो ज्यादातर बाहरी लोगों ने चुनाव जीता है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू रही हो, विजय लक्ष्मी पंडित रही हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आके वहां चुनाव जीत के गए हैं। बाहर से आकर जीत के गए। विवेक, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? मैं एक बहुत छोटी चीज गोरखपुर के संदर्भ में जोड़ना चाहूंगा, जो आपने कहा कि इनके धुर विरोधी हैं योगी के, उपेंद्र शुक्ला। 2005 में कौड़ी राम विधानसभा से ये बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ लड़े और इन्होंने योगी पर खुला आरोप लगाया कि योगी की वजह से मेरा टिकट कटा है। ये अलग बात है कि ये भी हार गए और बीजेपी कैंडिडेट उस चुनाव में हार गया था। दोनों हार गए थे। मतलब एक ने दूसरे को डुबाया, दूसरे ने पहले को डुबाया। जहां तक ये कौशलेंद्र पटेल का मामला है, इनको पटेल वर्सेस पटेल की फाइट करने के लिए बाहर से लाया गया। इसीलिए वहां पर कहा जा रहा है कि लोकल वर्सेस आउटसाइडर की लड़ाई है, और इसीलिए शायद हमें भी शुरुआती ट्रेंड्स में दिख रहा है कि ये एसपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। हालांकि हमारे बीजेपी के जो मित्र हैं वो मेरी बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। अच्छा, संजय के पास चलते हैं। संजय बीजेपी ऑफिस में मौजूद है। संजय, ये बताइए, कोई हलचल बीजेपी ऑफिस में अभी तक? बिल्कुल नहीं दीपक जी, बीजेपी ऑफिस पे इस समय पूरी तरह से सुनसान है, वीराना है। कुछ प्रवक्ता जरूर यहां पर पहुंचे हुए हैं अलग अलग चैनलों को लाइव देने के लिए। इसके अलावा कोई बड़ा नेता यहां पर नहीं पहुंचा है। सभी सांसदों को बीजेपी ने व्हिप जारी किया हुआ। लिहाजा अमित शाह, भूपेंद्र यादव के सहित सभी बीजेपी के जितने वरिष्ठ नेता हैं, सारे दिग्गज नेता सांसद हैं, लिहाजा वो संसद में रहेंगे मौजूद। लेकिन बीजेपी में फिलहाल कोई नेता यहां नहीं पहुंचा है। लेकिन जैसी जीत होती दिखेगी गोरखपुर में, फूलपुर में और भी जगहों पर, तो यहां पर बीजेपी में जश्न का माहौल बन जाएगा। कुछ ही देर में यहां पर अरुण सिंह जरूर पहुंचने वाले हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और यहां के कार्यालय प्रभारी, वो जरूर यहां पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले। दीपक जी, चलिए संजय, आपके पास वक्त पर अपडेट के लिए आते रहेंगे। अनुज, एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आप खास कॉम्बिनेशन देखें, खासकर फूलपुर का, तो क्या पटेल वर्सेस पटेल की फाइट ठीक थी वहां पर? दीपक जी, देखिए, अपना दल क्योंकि भाजपा के साथ मिलकर के है, उसका एक बड़ा हिस्सा, छोटा हिस्सा विरोध में जरूर है, तो इसलिए पटेल उम्मीदवार उनके द्वारा उतारना वास्तव में समझ में आता है। लेकिन दोनों ही दलों ने वो उतार कर, एक मिनट 1360 वोटों से आरजेडी आगे हो गई है जहानाबाद विधानसभा सीट पर। आप बोलिए। तो पटेल वर्सेस पटेल करके भाजपा, यदि माने प्रवक्ता पहले कह रहे थे कि नहीं जातीय राजनीति और धार्मिक राजनीति नहीं, मगर फिर भी देखिए यूपी बिहार में तो वोट उसी पड़ रहे हैं अभी, तो बाकी लोगों के वोट साथ लेकर के और पटेल लेकर के, क्या बोलते हैं, सोशल इंजीनियरिंग। जी, नया नाम है उसका, बिल्कुल सही है। तो वही सही बात है। इसको इससे जोड़ो, उसको उससे लड़ाओ। देखिए, बीजेपी ने अभी राज्यसभा के जो उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के दिए हैं, उनको भी देख करके आप देखें तो एक ऐसा बुके दिया है जैसा शायद पहले किसी भी दल ने न किया हो। हर जाति के, आप 1, 2, 3, 7 तो 7 जातियों के लोग, तो जातीय राजनीति यूपी में बीजेपी नेतृत्व मानकर चल रहा है, सच्चाई है, और उसी हिसाब से राज्यसभा टिकटें दी जा रही हैं। तो जब लोकसभा का चुनाव हो रहा होगा तो शायद वोट उस आधार पर पड़े तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, फुटबॉल में आपने देखा है कि मैन टू मैन मार्किंग होती है। जी, बीजेपी में आजकल मैन टू मैन मार्किंग चलती है, जाति टू जाति मार्किंग चल रही है, जाति टू जाति मार्केटिंग चल रही है, और कौन किसका विरोधी है इसकी मार्किंग चल रही है।
क्योंकि अगर देखा जाए तो शिव प्रताप शुक्ला जो कि राजनीति से पूरी तरह रिटायर हो चुके थे, राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं था, उनको झाड़ पोंछ के निकाला गया और उनको फाइनेंस मिनिस्टर के राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई, जो कि योगी के दुर्विरोधी माने जाते हैं। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है विवेक, जरा इसको आप समझाइए। देखिए, आपने इतना कुछ समझा दिया कि मेरे लिए समझाने कुछ है नहीं, लेकिन मैं एक पुराना किस्सा आपको याद दिलाऊंगा। जिस समय राम प्रकाश गुप्ता का नाम घोषित किया गया, मुझे पता है, मुख्यमंत्री रहेंगे, मुझे पता उस समय हम सारे लोग ढूंढ रहे थे कि हैं कौन, कहां से आए हैं। तो बीजेपी का अभी फोन जा चुका था, तब तक वो नए कपड़े सिलवा चुके थे, बैठ चुके थे। अब आप इस बार ये देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कौन है, किस परिवेश से आते हैं। आप देखिए, केशव प्रसाद मौर्य बैलेंस करने के लिए एक तरफ, तो दूसरी तरफ बैलेंस करने के लिए दिनेश शर्मा। तो एक पूरा जातीय समीकरण से ही चीजों को साधने की कोशिश यूपी और बिहार में हो रही है, चाहे कोई भी दल हो, बीजेपी हो या दूसरी पार्टियां हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे कोई कर लेता है, कोई कहता है नहीं हम तो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, कोई कहता है सबका साथ सबका विकास। तो उस तरह की चीजें चलती रहती हैं और चलेंगी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, समाजवादी आंदोलन। अच्छा, नहीं, और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जिस तरह से बीएसपी ने अपने आप को मोल्ड किया है ओवर द इयर्स, उसकी फिलॉसफी हमेशा चेंज होती गई है। पहले था तिलक तराजू और तलवार, उनको मारो जूते चार। उसके बाद हुआ सर्जन हिताय सर्जन सुखाए। फिर जब समाजवादी पार्टी से फिर झगड़ा हुआ, नहीं, वो चढ़ गुंडों की छाती पे मोहर लगेगी, हाथी पे हुआ, और फिर गुंडे हाथी पर मोहर लगेगी। उसके पहले जब एक हुए कांशीराम मुलायम सिंह, बीजेपी ने जय श्री राम का नारा दिया है। फिर जब समाजवादी पार्टी से फिर झगड़ा हुआ, वो चढ़ गुंडों की छाती पे मोहर लगेगी, हाथी पे हुआ, और फिर गुंडे हाथी पर मोहर लगेगी। उसके पहले जब एक हुए कांशीराम मुलायम सिंह, बीजेपी ने जय श्री राम का नारा दिया, तो उस समय क्या हुआ, नया नारा आ गया, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गया जय श्री राम। तो बीएसपी भी अपने आप को इन्वेंट और रीइन्वेंट इतना कर चुकी है, चाहे सोशल इंजीनियरिंग नाम दे, किसी का नाम दे, लेकिन जातीय राजनीति जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार का जल्दी पीछा छोड़ने वाली नहीं है। और जब बीजेपी और बसपा मिले थे, वो नारा भी मैं आपको बता दूं, तब नारा लगा था तिलक को साफ किया, तराजू को माफ किया और तलवार को हाफ किया जी। ये नारा लगा था वहां पे। आपने भी शुक्ला जी वाली बात कही, वित्त राज्य मंत्री बनाया गया। देखिए, एक अफवाह एक साल पहले जब योगी साहब को जिस दिन सीएम बनाया जा रहा था, उस दिन थी कि बीजेपी लीडरशिप की वो पहली पसंद नहीं थे, आरएसएस के प्रेशर में उनको बनाया गया। तो शायद हो सकता हो कि वो अफवाह सही रही हो, इसीलिए उनको बैलेंस करने की हर तरफ से कोशिश की जा रही हो। मुझे इससे रिवर्स लगता है। मुझे लगता है कि वो ज्यादा अमित शाह जी की पसंद थे। उसके कई सारे रीजंस थे, कई सारे फैक्टर्स थे जिसने काफी काम किया उनके फेवर में। और मुझे ये भी बड़ा साफ लगता है कि योगी आदित्यनाथ को अगर देखा जाए तो उनका जो पर्सोना है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रीय राजनीति में सूट करने वाला था। क्यों विवेक? बिल्कुल, इसको अंग्रेजी में फिट्स इनटू द बिल। एकदम वो जो उनका पहनावा है, उनके जो कपड़े हैं, उनका जो फायर ब्रांड स्पीच है, वो बीजेपी को इसमें चाहिए था। और कर्नाटक, त्रिपुरा, इन सब राज्यों में उनको स्टार प्रचारक, केरल, हर जगह स्टार प्रचारक उतारा गया और उनका स्ट्राइक रेट भी काफी ठीक रहा है। हाँ, बिल्कुल रहा है। स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा है। विराट कोहली के बराबर है उनका स्ट्राइक रेट, मानते हैं आप? बिल्कुल दीपक, मैं सहमत हूं आपसे। चलिए सीधे चलते हैं अरविंद चतुर्वेदी के पास। अरविंद, किसका स्ट्राइक रेट ज्यादा रहेगा इन चुनाव में? अब कितने वोट गिनती हो चुकी है और क्या समीकरण निकल के आ रहे हैं कम से कम उत्तर प्रदेश से, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए दीपक जी, ये स्पष्ट हुआ है कि फूलपुर में धीरे धीरे जो है वो थोड़ी बढ़ रही है, और इससे भारतीय जनता पार्टी की जो चिंता की लकीरें हैं वो भी बढ़ रही हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं। बड़ी चुनौती है, 3 लाख से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी मोदी लहर में। तो ये कहा जा रहा था कि अगर जीत कितनी भी कम होगी, लेकिन हम बेहतर तरीके से 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, ये दावा किया जा रहा था। ऐसे में जैसे 5000 की लीड, लगभग ये बड़ी लीड है, ये छोटी लीड नहीं कही जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि जो समीकरण कौशलेंद्र सिंह पटेल के लिए इन लोगों ने बनाए थे, वो सारे के सारे समीकरण ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो अतीक अहमद रहे हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी मनीष मिश्रा रहे हो, ये सारे के सारे लोग कहीं कहीं पीछे पिछड़ते जा रहे हैं। और जो जनता थी, इसको हम कहेंगे बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठजोड़ था, उसके अलावा आप देखें पीस पार्टी का गोरखपुर में बहुत अच्छा खासा प्रभाव है दीपक जी, मैं आपको बता दूं। और पीस पार्टी
ने यहाँ पे जो डॉक्टर अयूब हैं उनका अखिलेश के साथ जो समझौता हुआ वो भी बहुत सारी चीजों को प्रभावित करने का काम करेगा। उसके अलावा निषादों को जो साधने की कोशिश की, फूलपुर में बहुत बड़ी संख्या में निषाद हैं और वो भी बहुत अहम रोल अदा करेंगे इस उपचुनाव में। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको बीजेपी अपना मान के चल रही थी, क्या उस चुनौती पे वो सारे के सारे लोग, उस कसौटी पर सारे के सारे लोग खरे उतरे, ये इसमें सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन अगर माना जाए कि एक भी सीट जीतते हैं गोरखपुर और फूलपुर में से और वोट ट्रांसफर होते हैं तो मायावती ये मान लेंगे कि अब अलायंस होने वाला है। निश्चित रूप से दीपक जी, इसीलिए शायद उन्होंने अपर कास्ट के लोगों के लिए ये कह दिया है अपने संगठन में कि उनको आप जोड़ने का काम करिए, क्योंकि उनको एक वोट चाहिए। अगर उनका वोट ट्रांसफर हो जाता है तो ये उनके लिए तो बहुत मनमाफिक बात होगी। और जिस तरीके से अखिलेश यादव का कहना था कि हम खुद गए और हमने जाके ये बताया कि हमने किस तरीके से काम किया है और आगे हम किस तरीके से काम करेंगे। और दीपक जी, ये भी मैं बता दूं कि मायावती ने एक तरीके से पूरा समीकरण जो है आगे के लोकसभा चुनाव के लिए किसको कितनी सीटें देनी है, किसको किस तरीके से आगे देखना है, कांग्रेस के लिए हमें क्या करना है, समाजवादी पार्टी कौन कौन सी सीटों पे लड़ेगी, इस पे एक तरीके से होमवर्क कर लिया है। यानी आगे की राजनीति बहुत बढ़कर वो सोच रही हैं और कहीं ना कहीं फूलपुर का जो रिजल्ट होगा इसमें कहीं ना कहीं मोहर लगाने का काम करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल सही आपने कहा। और मेरे हिसाब से बहुजन समाज पार्टी ने मार्किंग कर रखी है, वो किस सीट पर लड़ेगी, समाजवादी पार्टी किस सीट पर लगेगी और कांग्रेस को उनकी कितनी सीटें देना है, ये उन्होंने बाकायदा मार्किंग करनी शुरू कर दी है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और इस पर भी हम बात करेंगे, राजीव के पास चलेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।